नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने ऑस्मो रेगुलेशन के बारे में बात की थी। आज एनिमल फिजियोलॉजी के नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बात करेंगे मेम्ब्रेन परमेबिलिटी या कोशिका झिल्ली की पारगम्यता। क्योंकि पूरे लिविंग सिस्टम में कोई भी एक सेल बनी हुई है, उस सेल के अंदर चारों तरफ सेल मेम्ब्रेन है या कोशिका झिल्ली है, और उस झिल्ली के माध्यम से ही उस सेल के अंदर सारी प्रकार की प्रक्रियाएं होती है। यानी उसके अंदर किसी भी प्रकार की पदार्थों का आना या पदार्थों का जाना इसी प्रकार से या इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होना है। इसलिए इस सेल मेम्ब्रेन या कोशिका परमेबिलिटी को हम जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि लिविंग सिस्टम में सभी प्रकार की क्रियाएं इस सेल के अंदर होती है, तो सभी चीजें सेल मेम्ब्रेन से ही होकर आनी है और सेल मेम्ब्रेन से ही होकर जानी है। और इसी प्रकार की प्रक्रिया यानी किसी भी जीवित कोशिका के अंदर कोशिका झिल्ली के माध्यम से पदार्थों का या विलायकों का, दो चीजें यहाँ पर, एक तो हमारे पास में है सॉल्यूट और दूसरा हमारे पास में है सॉल्वेंट। यानी एक तो विलेय पदार्थ है और दूसरे हमारे पास में विलायक है। हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट, विलायक जो है वो हमारे पास में जल है, जो सभी चीजों को घोलने का काम करता है। यानी कोशिका झिल्ली के माध्यम से कुछ विलेय पदार्थों एवं विलायक पदार्थों का अंदर से बाहर या बाहर से अंदर की ओर आना सेल परमेबिलिटी होगी या कोशिका पारगम्यता होगा। अब इस प्रक्रिया के अंदर या सेल मेम्ब्रेन परमेबिलिटी के अंदर क्या क्या चीजें अंदर बाहर जा सकती है। नंबर एक, हमारे पास में H2O जो कि हमारे का यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वो उसके अंदर जाएगा ही जाएगा। दूसरा हमारे पास में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है सिंपल मेथड से चली जाएगी। वेरियस टाइप ऑफ मेडिसिन हमें जरूरत पड़ती है कि किसी प्रकार की एक्टिविटीज़ के अंदर किसी सेल को यदि मेडिसिन की ज़रूरत है उसको ठीक करने के लिए, तो हमें मेडिसिन भी इनपुट के अंदर देनी पड़ती है। बहुत से प्रकार के हमारे पास में सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, क्लोराइड आयन है, बाइकार्बोनेट आयन है। चूँकि इनकी सांद्रता कम या ज़्यादा होती है, और भी हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या लिपिड है। इनकी जैसी जैसी हमारे को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर या अपचय प्रक्रिया के अंदर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी, उन चीज़ों को हम उसके अंदर की साइड में लेते रहते हैं। और यदि एक्सेस होता है तो हमें बाहर निकालना पड़ता है। जैसे मान लीजिए H2 एक्सेस हो गया तो हमें सेल से बाहर निकालना पड़ेगा, CO2 एक्सेस हो गई तो हमें निकालनी पड़ेगी। ये दोनों ही जो प्रोडक्ट है, ये आपको पता ही है कि RBC के माध्यम से डिफ्यूजन्स होता है, और डिफ्यूजन्स के विभिन्न टाइप की जो सेल्स है वहाँ पे भी डिफ्यूजन्स होता है। सोडियम के आयंस नर्व इम्पल्स के माध्यम से वहाँ पर इनका आदान प्रदान होता है। हम जानते हैं क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन का भी RBC के सरफेस पे आदान प्रदान होता है। ये जो सेल परमेबिलिटी है, हम वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का या लिपिड्स का मेटाबॉलिज्म जहाँ पढ़ते हैं या पाचन की प्रक्रिया के अंदर, वहाँ पर भी हमको इनको एब्जॉर्ब करना पड़ता है, या एक्सेस होते तो बाहर निकालना पड़ता है। तो ये सभी प्रक्रिया हमारी सेल परमेबिलिटी के थ्रू आएगी, इनकी हमें सख्त आवश्यकता है। हमारे पास में एक चीज होती है डिफ्यूजन, और एक होता है हमारे पास में ऑस्मोसिस। ये तो हो गया हमारे पास में परासरण, और ये हो गया हमारे पास में विसरण। ये दो चीजें। डिफ्यूजन्स बिना कोशिका मेम्ब्रेन के भी हो सकता है, बिना कोशिका झिल्ली के भी हो सकता है, और ये जो मेम्ब्रेन है प्रेजेंट भी हो सकती है या फिर एब्सेंट भी हो सकती है। बहुत बार चूंकि जंतु जगत के अंदर तो हमारे पास में सेल मेम्ब्रेन होगी ही होगी, और बाकी बहुत सी बार होता है कि वो फ्री भी हो। जैसे मान लीजिए हमने डिफ्यूजन से विसरण किया, मान लीजिए हमने इत्र की शीशी खोल दी, और इत्र की शीशी हमने किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पर खोली है, वहां पर उसकी सांद्रता ज़्यादा है। यहाँ बात कर रहे हैं हम सॉल्यूट की। ये सॉल्यूट जहाँ दूसरी जगह पर है नहीं, वहां से ये विसरित होता हुआ दूसरी तरफ जाएगा, तो यहाँ पर इसकी जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, दूसरी जगह पर उसकी कंसंट्रेशन कम है। बात कर रहे हैं हम सॉल्यूट के कणों की। ये सॉल्यूट के कण या हायर कंसंट्रेशन सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, ये हायर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर जाएंगे।
जिसके कारण से जो स्मेल है या गंध है वो यहाँ पर पहले ज़्यादा होगी, धीरे धीरे डिफ्यूज होकर दूसरी तरफ आएगी। लेकिन ये प्रकार की जो प्रक्रिया है ये विदाउट सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर नहीं है। ये प्रकृति में एक प्रकार का सिंपल डिफ्यूजन हो गया। दूसरा हमारे पास में सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से यदि होगा तो वो प्रकार का डिफ्यूजन भी हमारे सेल माध्यम से भी हो सकता है या कोशिका झिल्ली के माध्यम से भी होगा, वो भी हमारा डिफ्यूजन होगा। जैसे हमने आरबीसी के अंदर देखा कि मान लीजिए एक आरबीसी की सेल्स है, उसके अंदर O2 प्रवेश करती है और CO2 बाहर निकलती है। ये भी एक प्रकार का सिंपल डिफ्यूजन है, जिसको हम क्या कहेंगे, सिंपल डिफ्यूजन मेथड या सरल विसरण विधि से होता हुआ इस प्रकार से। जैसे इस एग्जांपल में हमने देखा था अमीबा के केस के अंदर बहुत सी चीजें या गैसों का आदान प्रदान जितना भी है, H2O या CO2 का आदान प्रदान या जलीय छोटी कैटेगरी के जंतु है उसके अंदर आदान प्रदान इसी प्रकार से होता है। ये तो हो गया हमारे पास में सिंपल डिफ्यूजन मेथड्स। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास में ऑस्मोसिस। अब हम ऑस्मोसिस को, चूंकि ऑस्मोसिस के अंदर केवल एंड केवल H2O कहें या सोलवेंट की बात करें, यानी किसी भी विलयन में दो चीजें हैं, एक हमारे पास में सॉल्यूट है, दूसरा हमारे पास में सॉल्वेंट है। तो यहाँ ऑस्मोसिस प्रक्रिया के अंदर मूवमेंट जो होगा वो केवल एंड केवल किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा। यानी सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ वलय या घोलक पदार्थों का मूवमेंट होना। मान लीजिए हमारे पास में कोई एक सेल मेम्ब्रेन है और इस सेल मेम्ब्रेन से यहाँ पर सॉल्यूट भी है, कुछ सॉल्यूट भी है, कोई भी चीज हो सकती है, और दूसरे हमारे पास में वाटर मॉलिक्यूल्स भी है, और दूसरी साइड के अंदर केवल एंड केवल ऐसा एक प्रोडक्ट है जहां पर केवल पानी है। उस कंडीशन के अंदर बात कर रहे हैं हम, इसके अंदर केवल और केवल विलय के पदार्थ बाहर जाएंगे। तो इस कंडीशंस में वाटर हमेशा हाई कंसंट्रेशन से कहाँ जाएगा, लो कंसंट्रेशन की तरफ। तो पानी यहाँ से इस मेम्ब्रेन से होता हुआ दूसरी तरफ आ जाएगा। ये दोनों को एक साथ में करना चाहता है या आइसोटोनिक मीडियम या इसकी दोनों की सांद्रता एक जैसी करना चाहता है। उस कंडीशंस में यहाँ पर इस प्रकार का जो मूवमेंट होगा उसको हम कहेंगे ऑस्मोसिस। अब ये ऑस्मोसिस अलग अलग टाइप का हो सकता है कि ये एक तो हो कि एक्सो ऑस्मोसिस हो, या फिर हो कि इंडो ऑस्मोसिस हो। ये इंडो ऑस्मोसिस या एक्सो ऑस्मोसिस की प्रक्रिया डिपेंड करेगी कि किसी भी सेल के चारों तरफ इन्वायरमेंट कैसा है, वातावरण कैसा है, उसके आधार पर हम देखेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई एक सेल है, ये हमने उसके अंदर बिफोर सेल्स की कंडीशंस क्या होगी और उसके बाद में आफ्टर कंडीशंस क्या होगी। मान लीजिए हमारे पास में कोई एक सेल है, हमने 3 तरह के सॉल्यूशंस बनाए। अब हमारे पास में एक सॉल्यूशंस जो है मीडियम पे डिपेंड करेगा कौन सा किस पार्ट से जाएगा। जैसे हमारे पास मीडियम है आइसोटोनिक मीडियम, दूसरा हमारे पास में हाइपोटोनिक मीडियम, और तीसरा हमारे पास में है हाइपरटोनिक मीडियम सॉल्यूशंस। अब चूंकि यहाँ पर इस प्रकार से यदि प्रक्रिया दी हुई है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के अंदर, तो बिफोर तो हम जानते हैं कि इसी प्रकार की थी, ये नेचुरल सेल है। लेकिन चूंकि आइसोटोनिक मीडियम है, यहां पर जितना भी सॉल्यूट होगा
हमारे पास में 3 मीडियम, आइसोटोनिक मीडियम, एक हाइपोटोनिक मीडियम और एक हाइपरटोनिक मीडियम। आइसोटोनिक मीडियम या समप्रासरणी में जानते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ जितना भी सांद्रता होगी वो एक जैसी होती है या समान सांद्रता होती है। और यहाँ पर बाहर की तरफ हाइपोटोनिक जो मीडियम होगा, अल्प परासरणी जो मीडियम होगा, उस कंडीशंस में ये अल्प परासरणी मीडियम है। मान लीजिए कि ये फ्रेश वाटर है और ये कोई एनिमल्स है, सपोज कीजिए कि अमीबा ही है, ये कोई भी सेल्स हो सकती है या आरबीसी हो सकती है। अब आरबीसी हो सकती है तो उस कंडीशन हाइपोटोनिक मीडियम के अंदर हम जानते हैं कि यहाँ पर हमने बात की थी ऑस्मोसिस के अंदर केवल एंड केवल सॉल्वेंट प्रोडक्ट या पानी ही अंदर जाएगा। उस कंडीशंस में यहाँ इसके चारों तरफ अंदर पानी जाएगा तो सेल का आकार बढ़ जाएगा, सेल साइज इंक्रीज हो जाएगी। और सेल साइज इंक्रीज हो गई और उसको ऑस्मो रेगुलेशन करने के लिए या ऑस्मो रेगुलेशन के क्या उसके पास में कोई उपकरण नहीं है या ऑस्मो रेगुलेशन नहीं कर सकता, उस कंडीशन में वो ब्रस्ट हो जाएगी, फट जाएगी, टूट जाएगी सेल्स। और यदि उसके पास में ऑस्मो रेगुलेशन का कोई साधन है, मीडियम है, तो उस कंडीशन में अपने आप को बचाव कर लेती है। हमने 2 केस देखे थे अमीबा के अंदर, क्योंकि अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होती है, उसके अंदर आकार बढ़ता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हम पिछले चैप्टर में देख चुके हैं कि कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल धीरे धीरे उस पानी को बाहर निकालने के लिए अलग से मेथड्स यूज करती है। पहले वो फूलती है, डायस्टोल होता है, और फिर बाद में जाके सिस्टोल हो जाते हैं। वो उसको मेंटेन कर पाती है, नहीं तो मेंटेन नहीं कर पाते। तीसरा हमारे पास में सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। यदि हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में हम जानते हैं कि अति परासरणी जो विलयन है उसके अंदर जितने भी सॉल्यूट है उसकी मात्रा ज्यादा होती है, विलेय पदार्थों की मात्रा ज्यादा होती है। अतः बाहर के अंदर चूंकि यहाँ पर सॉल्यूट ज्यादा है, विलेय पदार्थ ज्यादा है और पानी की मात्रा हम जानते हैं कि कम है, उस कंडीशन में पानी आउटर कंडीशंस में जाएगा, बाहर की तरफ निकलेगा, जिसके कारण से सेल लाइसिस होगा। हम इसको क्या कहेंगे? सेल लाइसिस, या कोशिका पिचक जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारे पास प्रक्रिया, इसको कहेंगे एक्सोऑस्मोसिस। और यहाँ जो प्रक्रिया हो रही है उसको हम कहेंगे एंडोऑस्मोसिस, अंतःपरासरण। और ये दूसरा हमारे पास में हो गया बाह्य परासरण। ये हमारे डेली लाइफ के अंदर भी बहुत से प्रोडक्ट के अंदर काम आता है, हमें इस तरीके से देखना पड़ता है। हम एक डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं एंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस की प्रक्रिया का। एक्सोऑस्मोसिस पहले हम देखते थे एंडोऑस्मोसिस। एंडोऑस्मोसिस चूंकि अभी वर्षा काल चल रहा है या वर्षा के समय यदि हम देखें तो हमारी जो लकड़ी के दरवाजे हैं, लकड़ी के दरवाजे, ये लकड़ी के दरवाजे चूंकि डेड सेल्स है, इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन है, चूंकि मान लीजिए कि एक प्रकार की डेड सेल्स है जैसे कि रॉबर्ट हुक ने खोज की थी वहां पर, और इसके अंदर सेल है और सारे प्रोडक्ट भी है। और बाहर से मान लीजिए वर्षाकालीन हुआ है तो यहाँ पर ह्यूमिडिटी है, पानी की मात्रा क्या है? ज्यादा है। यहाँ पर एब्सोल्यूट पानी की मात्रा बहुत ही रेयर है, नील के बराबर, अप्रोक्सीमेटली टू नील, लगभग नील के बराबर। उस कंडीशंस में पानी क्या करेगा? ये सेल एंडोऑस्मोसिस करेगी अंदर की तरफ, और ये पानी ऑटोमेटिक इसके अंदर की साइड्स में डिफ्यूज हो जाएगा। एंडोऑस्मोसिस होगा जिसके कारण कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को एक जैसा करने के लिए तो लकड़ी के दरवाजे इस समय फूल जाएंगे। दूसरा हमारे पास में एग्जांपल है, यदि किशमिश को फ्रेश वाटर के अंदर डाल दिया जाए या स्वच्छ जल के अंदर डाल दिया जाए, मान लीजिए हमने एक पेट्री डिश है या एक बीकर है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, और यदि हमने एक किशमिश डाल दिए, कुछ समय बाद यदि इसको देखते हैं तो उस कंडीशंस में किशमिश का आकार फूला हुआ होगा। पहले किशमिश चूंकि श्रिंक कंडीशंस में थी, पिचकी हुई कंडीशन में थी, क्योंकि वहाँ कंसंट्रेशन अंदर किशमिश में ज़्यादा है, बाहर पानी की जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है, पानी के जो सॉल्वेंट ज़्यादा है, इसलिए पानी अंदर की साइड में जाएगा, जिसके कारण से किशमिश क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। एक एंडोऑस्मोसिस का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हमारे पास में एक्सोऑस्मोसिस।
या बाह्य परासरण। बाह्य परासरण के अंदर चूंकि जो सॉल्वेंट है या वाटर है वो बाहर निकलेगा। मान लीजिए अभी हमने ये एक कंडीशंस देखी, उस कंडीशंस में लकड़ी के दरवाजे फूल गए, चूंकि यहाँ पर पानी हाइड्रेटेड हो गया, पानी अंदर की साइड में आ गया। लेकिन सपोज कीजिए कि हम इसको हीट देते हैं या गर्मी देते हैं, उस कंडीशन में आउटर इन्वायरमेंट में पानी की मात्रा कम हो रही है और वातावरण के अंदर पानी की मात्रा कम होने के कारण धीरे धीरे ये बाहर की तरफ बाहर निकल जाएगा। और जो लकड़ी के दरवाजे फूल गए थे वो धीरे धीरे बाह्य वातावरण में, यदि पानी की मात्रा कम है, उस कंडीशन में धीरे धीरे अपने आप श्रिंक हो जाएंगे या छोटे हो जाएंगे। इनका जो आकार है वो घट के रिड्यूस हो जाएगा और चूंकि पानी क्या होगा, इनसे बाहर की तरफ निकलेगा। ये तो हमारे पास में एक एग्जांपल है। दूसरा एग्जांपल है हमारे पास में, दूसरा एग्जांपल है जैसे कि मान लीजिए कि हमने अंगूर जो है, अंगूर जो एकदम वेल टर्गिड है, फूला हुआ है, उस अंगूर को यदि हम एक बीकर के अंदर डाल दें और जिसके अंदर हमने यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन हो या साल्ट का सॉल्यूशन हो, उसको हमने बढ़ा दिया तो यहाँ पर पानी की मात्रा कंपैरेटिवली कम है। बार बार बात कर रहे हैं हम, पानी की मात्रा कंपैरेटिवली कम है। उस कंडीशंस के अंदर जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है वो बाहर की साइड निकलेंगे और उसका जो कुछ समय बाद में जो कंडीशंस होगी वो कंडीशंस ये होगी कि इसका जो आकार है वो श्रिंक हो जाएगा। या तीसरा आरबीसी है, आरबीसी को सैलाइन वाटर में डाला तो वो भी इसी प्रकार से श्रिंक हो जाती है। तो ये एक प्रकार के डेली लाइफ के हैं जिसके हमारे पास में बहुत सी एक्टिविटीज आती है, डेली लाइफ में भी इनका यूज होता है। हम बात करते हैं कि डेली लाइफ में इनका कैसे यूज होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई सेल है, ठीक है, तो सेल के अंदर मान लीजिए हमको ये पैरासाइट ही हो गया। पैरासाइट भी एक प्रकार का सेल है, कोई परजीवी है, चाहे वो बैक्टीरिया हो या वायरस हो। ये हो सकता है कि बैक्टीरिया हो, वायरस हो, माइकोप्लाज्मा या जो भी हो। अब हमारे पास में हम कोई मेडिसिन देते हैं तो मेडिसिन यहाँ आके एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बना देते हैं। हमने कोई मेडिसिन दी और उस मेडिसिन के कारण उस पर्टिकुलर सेल्स के चारों तरफ जो इन्वायरमेंट है वो हाइपरटोनिक हो गया। मेडिसिन के कारण कैसा इन्वायरमेंट हो गया है, हाइपरटोनिक। और हम जानते हैं कि हाइपरटोनिक मीडियम के अंदर क्या होगा कि एक्सेस जो पानी है वो इनकी सेल से बाहर निकल जाएगा। और जब किसी भी कोशिका से, लिविंग सेल से यदि बाहर पानी निकल जाता है तो उसके अंदर होने वाली मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को हम हमेशा के लिए अवरुद्ध हो जाएगी, क्योंकि मेटाबॉलिक प्रोडक्ट या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या क्रियाओं के लिए ज़रूरी है कि उसके अंदर पानी का सॉल्यूशन बराबर हो। एक हमने और बेस्ट एग्जांपल हमने देखा होगा, क्योंकि हमारा जब गला खराब हो जाता है, जब गला खराब हो जाता है, बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, उस कंडीशन में डॉक्टर हमारे पास में सैलाइन वाटर, जिसके अंदर हम जानते हैं कि पानी की मात्रा कंपैरेटिवली कम है, हमारे गले के अंदर जो नमक के घोल के गरारे करने के लिए डॉक्टर्स कहता है। क्यों कहता है? क्योंकि मान लीजिए कि हमने एक ये गले की सेल से, मान लीजिए ये गले की सेल्स है और बाहर से जो पानी आ रहा है जो हम गरारे करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर पानी की मात्रा कंपैरेटिवली ज़्यादा है और यहाँ से जो हम गरारे कर रहे हैं उसके अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है। मान लीजिए हमने साल्ट मिला दिया, नमक मिला दिया, तो यहाँ पर बाहर इस सेल्स के बाहर की साइड में कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यानी हाइपरटोनिक कंडीशंस हो गई। एक प्रकार से क्या हो गया, ये हाइपरटोनिक कंडीशंस हो गई। और हम जानते हैं हाइपरटोनिक कंडीशन जब होगी तो पानी हमेशा हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा। जब हम यहाँ गरारे करते हैं तो इन कोशिकाओं से होता हुआ पानी बाहर आएगा। चूंकि यहाँ पर नया नया वायरस का या बैक्टीरिया का या माइकोप्लाज्मा का जो इन्फेक्शन हुआ है
वो केवल एंड केवल जब पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तभी वो एक्टिविटी शो कर सकते हैं। तो यहाँ सैलाइन वाटर से जब हम गार्गल्स या गरारे करते हैं उस कंडीशंस में धीरे धीरे यहाँ पर उस बैक्टीरिया वायरस का जो पानी है वो बाहर की तरफ आ जाता है, और बाहर की तरफ आते ही उस बैक्टीरिया वायरस की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ खत्म हो जाती है। तो ये डेली लाइफ के अंदर हमारे इस प्रकार से एग्जाम्पल्स आते रहते हैं कि इंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस की प्रक्रिया से क्या होता है। थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर और देखेंगे।